देखना क्या लिखा है बच्चों ने, स्नेक क्वीन। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, वेरी 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 गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, लॉन्ग टाइम नो सी। सबोला आर्मी कैसी है मेरी? वेरी वेरी गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, नमस्ते। जितने भी लोग मुझे लाइव देख रहे हैं और कुछ लोग हो सकता है रिकॉर्डेड देखें, आई होप आप लोग के पास बेटा ये नोटिफिकेशन पहुंच चुकी होगी। लेकिन सबसे पहले मुझे एक बारी बता दो कि मेरी ऑडियो क्लियर है ना, आवाज सही आ रही है ना? क्योंकि अगर आवाज सही होगी तभी आगे की बात कंटिन्यू की जाएगी। तो एक बारी पहले आप बता दीजिए। मैं बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि लॉन्ग टाइम नो सी, मेरे छोटे छोटे सपोलाज एनाकोंडास बनने से पहले एक मुलाकात तो बनती है। तो इसीलिए मैंने आज आप लोग का एक छोटा सा बेटा सेशन रखा है जनरल इंटरेक्शन की। आप लोग को लगे यार मैम तो भूल गई हमें, है ना? तुम हमें भूल जाओ ये हो सकता है, बट हम तुम्हें भूल जाए बेटा ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि तुम ऐसा करने नहीं दोगे ना बेटा, जान ले लोगे हमारी, ठीक है ना? तो एक बार मुझे बता दो ऑडियो क्लियर है? ये मैं ऐसे क्यों हो गई हूं? ऐसे आपने पॉज कर दिया इसलिए वो रिफ्रेश कर दो एक बारी। ऑडियो क्लियर है ना? ऑडियो क्लियर है तो मिस यू सो मच, आई मिस यू सो मच। लेकिन सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? 11वीं खत्म हो गई है ना तुम्हारी? तो आप मुझे सबसे पहले ये बताओ बेटा कि आप लोग की पढ़ाई कैसे चल रही है। और अब तो तुम बेटा, मैं जैसे कि बड़े वाले सपोले बनने वाले हो ना, तुम तो 12वीं में आ जाओगे तो बिग स्नेक्स। ओके, तो आप ये बताइए 11th बर्बाद, ये देखा ना ये बेटा, ये सिलसिला जो है ना एवरग्रीन है। अभी तो ये 11th बर्बाद एक दो बच्चे लिख रहे हैं, ठीक है ना? ये पूरा सिलसिला भी देखना, तुम 12वीं में आओगे ना, तुम लक्ष्य में आओगे, तुम आधे यही लिख रहे होंगे 11th बर्बाद, 11th बैकलॉग, और ये पूरे सेशन चलता रहेगा। ये हमें पता है ना बेटा, इतने सालों से पढ़ा रहे हैं। मस्त चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है। कुछ लोगों का बहुत खराब चल रहा है, जैसे कि एक ने बोला कि बर्बाद हो गए हम, मेरे स्कूल एग्जाम्स, फाइनल एग्जाम अभी एंड नहीं हुई है, वेस्ट टाइम बर्बाद, बैकलॉग कंप्लीटेड, नो रिवीजन, गुड चल रहा है। आज मैंने देखा कि जो कॉकरोच और फ्रॉग का मैंने तुम्हें वन शॉट जो रिवीजन दिया था, वो अभी तुम्हारे में अपलोड नहीं हुआ है। तो आज मैंने बोला है कि भैया अपलोड करा दो यार, ठीक है ना? स्नेहा कह रही है मैम प्लीज मेरा नाम लीजिए। स्नेहा आपका नाम नहीं, आप लोगों से मिला जाएगा ना जब आप लोग रिजल्ट सेलिब्रेशन में आएंगे और हमसे मिलेंगे, तो एक एक से बेटा मिला जाएगा। तब तुम एकदम स्नेक के माफिक आओगे ना एकदम मिलने के लिए, तो एक एक से हम मिलेंगे भाई। नाम क्या, नाम इज नॉट बिग डील। फिर तो बेटा हम कहेंगे कि बेटा हमें याद रखना तुम, है ना? एनीवे तुम्हारे चैट थोड़े से फ्रीज हो गए हैं, इसको थोड़ा ठीक कराती हूँ। देखो आज का जो पर्पस था ना बेटा, एक तो ये था कि तुम्हें अभी चलने लग गया, चैट फ्रीज हो गया था। एक मेरे लिए गर्म गुनगुना पानी भिजवा देंगे आप? ठीक है। तो बेटा सुनो, अब मैं आज का जो पर्पस है ना, वो ये पर्पस था कि सबसे पहली बात तो हम आपको भूले नहीं है, और हम आपको तब तक नहीं भूलेंगे जब तक आप बेटा यहां से अपनी जो डेस्टिनेशन है, पहली जो डेस्टिनेशन है स्कूल के बाद की, वहां तक ना पहुंच जाओ। वो चाहे फिर आप बेटा एक मेडिकल कॉलेज में पहुंच रहे हो, चाहे आप बेटा ग्रेजुएशन की जर्नी में जा रहे हो, आप किसी भी जर्नी में जब तक नहीं पहुंच रहे तब तक हम आपके साथ ही हैं बेटा, हम कहीं नहीं जा रहे। तो पहली बात तो ये है। और आप लोग को थोड़ा सा मेरे को भी अच्छा लगता है, आपको भी थोड़ी सी मतलब ऐसा लगता है ना कि नहीं यार मैम है हमारे साथ ही खड़ी हैं, है ना? टीचर्स हमारे साथ ही हैं, कहीं नहीं गए हैं, तो तुम भी थोड़ा सा मोटिवेटेड फील करोगे। और सबसे मेन जो मेरा पर्पस था ना बेटा आ जाने का, क्योंकि पता चला कि तुम्हारी 12वीं स्टार्ट हो जाए और तुम ये सारी बातें तब लिख रहे हो, जैसे अभी एक बच्चे ने कहा है ना कि मैं तो बर्बाद हो चुका हूं, हाय राम 11th बर्बाद हो चुकी है। इसलिए 12th एग्जाम्स आर टू मच स्ट्रिक्टेड। वैष्णवी बेटा कह रही है कि 12th एग्जाम इज टू मच स्ट्रिक्टेड। बेटा मेरी भी अंग्रेजी खराब, तेरी भी अंग्रेजी खराब भाई, ठीक है ना? टू मच स्ट्रिक्टेड मैम, मैं तो ठीक हूं बेटा प्रिंस, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं। अच्छा आप मेरी बात समझिए। अब देखिए, आप अभी क्या है बेटा, मिड ऑफ फेब्रुवरी, आज तो एग्जैक्टली मिड फेब्रुवरी है। बाय द वे हैप्पी वैलेंटाइंस डे बेटा, ठीक है ना? वैलेंटाइंस तो किसी के साथ भी मना सकते हैं ना, तो हैप्पी वैलेंटाइंस डे, ठीक है? अच्छा सुनो, अब तो वो दिन तो बीत गया है। 15th ऑफ फेब मोस्ट प्रोबेबली, चलो मान लो तुम्हारी 12वीं जो है यहाँ पे मोस्ट, मुझे नहीं पता कब चालू हो रही है, वो तो बेटा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। मान के चलो कि अप्रैल फर्स्ट वीक में चालू हो गया, तो अगर मैं देखूं तो अभी आपके पास 1.5 महीने का टाइम बचा है, ठीक है ना? अब बच्चों सुनो, पूरे साल भर तुमने क्या किया है वो तुम जानते हो बहुत अच्छी तरीके से। तुम टेस्ट दिए या नहीं दिए, तुमने शुरू में तुम्हारे पास क्या एनर्जी थी, मुझे अभी भी याद है फर्स्ट क्लास जो अर्जुना की हुई थी, ठीक है ना? आप मेरे को एक बात बताओ, सारे बच्चे मुझे एक चीज बताना, जो फर्स्ट क्लास में आप लोग आते हो,
किसी कितना भी पढ़ के आए हो नहीं पढ़ के आए हो, आपके अंदर फर्स्ट डे बहुत जोश होता है, सब में था कि हम ये सीखेंगे वो सीखेंगे। आप टीचर्स की भी एकदम मतलब टीचर्स को भी कहते हो ये भी करा दो वो भी करा दो, ऐसे करा दो वैसे करा दो, ठीक है, सारा सब कुछ बोल देते हो, पहले दिन ही सब कुछ चाहिए। और धीरे धीरे आते आते ना वो जो एनर्जी तुम्हारी क्लास 11th के फर्स्ट क्लास में थी, वो एनर्जी कहीं ना कहीं बेटा ड्रॉप हो जाती है, इवेंचुअली होती है, आप सब बताना मुझे। और कई लोग पहले वीक बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं, कोई बैकलॉग नहीं होने दे रहे, मजा आ रहा है, सारे नोट्स बना रहे हैं, दूसरा हफ्ता भी गया, फिर कोई बीमार पड़ गया, फिर किसी की कोई बेटा शादी आ गई, तुम्हारी नहीं भाई, तुम्हारे घर में किसी की शादी आ गई। ऐसे पढ़ाई करोगे तो तुम्हारी शादी आ जाएगी बेटा बहुत जल्द, ठीक है ना। अभी सुनो तो ऐसे कुछ ना कुछ रीजंस की वजह से, धन्यवाद भैया, हुआ क्या बेटा, तुम रास्ते से भटक गए और ये जो बैकलॉग नाम का पेन पॉइंट था वो कहीं ना कहीं बेटा इकट्ठा होता गया, और किसी ना किसी सब्जेक्ट में, हो सकता है नॉट इन ऑल सब्जेक्ट्स, बट किसी ना किसी सब्जेक्ट में बेटा तुम्हारी ये सब प्रॉब्लम्स आने लगी, क्योंकि कई सारे बच्चे स्कूल गोइंग भी थे। और ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं बेटा, जेन्युइन है। पूरे 365 दिन तो बेटा किसी के भी परफेक्ट नहीं होते हैं, जिनके परफेक्ट होते हैं वो बहुत डिसिप्लिन्ड और बहुत कंसिस्टेंट होंगे। स्पेशली बेटा जब आपका ऑनलाइन लेक्चर होता है ना, तो उसमें एक बच्चे को डिसिप्लिन, अपने आप पे कंट्रोल रखना और डिसिप्लिन रखना इज अ टास्क, ठीक है ना। मैं तो यहाँ से, हम सारे टीचर्स जो पढ़ा रहे होते हैं ना, हमें तो ये लग रहा होता है कि तुम हर दिन क्लास कर रहे हो, तभी हम गुस्सा भी कर देते हैं, यार कल ही तो पढ़ाया था ये, है ना, पर कल ही तो बताया था क्लास में ये, तुम वो क्वेश्चन पूछ रहे हो। पर आधे बच्चे क्या करते हैं ना बेटा, कभी आते हैं क्लास कभी नहीं आते, अपनी मर्जी के मालिक है, कभी लाइव देखेंगे कभी रिकॉर्डेड देखेंगे कभी नहीं देखेंगे, है ना। तो ये सारी प्रॉब्लम्स की वजह से कहीं ना कहीं बेटा कुछ ना कुछ चीजें तुमने इस साल सफर की होंगी, और किसी ना किसी सब्जेक्ट में या तो कोई सब्जेक्ट वीक रह गया होगा, या तो कोई टॉपिक तुम्हारा वीक रह गया होगा, कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन तुम्हारे साथ आई होंगी, ठीक है। अब मैम 12th में तो हम जाने ही वाले हैं, अनटिल अनलेस तुमने इतना गंदा पढ़ा है कि तुम क्लास 11th ही बेटा, होपफुली ऐसा ना करो तुम, तो मैं मान के चल रही हूँ कि तुम 12वीं में आ रहे हो। अब बेटा 12वीं का जो टाइम है, 12th का जो तुम्हारे लिए टाइम पीरियड, क्योंकि तुम सारे नीट एस्पिरेंट्स हो, तुम्हारे लिए जो 12th का जो पूरा एक साल है ना, इट इज द गोल्डन टाइम पीरियड, इट इज द गोल्डन टाइम पीरियड, इट इज द गेम चेंजर। बट प्रॉब्लम पता है क्या है, ये समय 11वीं में जो तुम्हें टाइम मिला था ना बेटा, उससे भी ज्यादा जल्दी से बीत जाएगा। अच्छा, आपका जो रिग्रेट रहा है वो छोड़ो, अभी मेरी बात सुनो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी हेल्प ही करने आई हूँ, थोड़ा सा तुम्हें गाइड करने आई हूँ। ये 1.5 महीना जो बचा है इसको क्या करना है तुम्हें, है ना। ये गेम चेंजर वाला टाइम है, ये एक साल तुम्हारे लिए एक गोल्डन टाइम पीरियड है, ये तुम्हारे लिए गेम चेंजर होने वाला है बेटा, जितने भी तुम लोग हो। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या होगी, कि ये टाइम बहुत कम है। 11th में जो तुम टाइम तुम्हारे पास था ना बेटा, ये उससे भी कम टाइम तुम्हें फील होगा, और इसलिए बहुत सारे रीजन से तुम्हें कम फील होगा। एक तो एक्चुअल में कम टाइम है, दूसरा बेटा 11th में तुम्हें पता होता है कि 2 साल बाद नीट देना है, तो तुम्हें लगता है अभी तो बहुत टाइम, अभी तो बहुत टाइम है। लेकिन 12th में तुम्हें पता होता है कि मेरा नीट अगले ही साल है, तो इसलिए तुम्हें टाइम बहुत कम लग रहा होता है। 12th में तुम्हें साथ के साथ बोर्ड्स भी देने होते हैं, प्रैक्टिकल्स भी देने होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, इसलिए भी टाइम कम लगता है। इंपॉर्टेंट साल है, गोल्डन टाइम पीरियड है, प्लस टाइम भी कम है, तो मैम क्या करें कि ये सारी चीजें स्मूथली हो जाए। तो मैंने कुछ पॉइंटर्स बनाए हैं। वैसे तो हम पूरे साल भर यही कहानी बताते हैं बेटा, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगी कि मैं तुम्हें कोई बहुत नई बात बता रही हूँ, नहीं, मैं तुम्हें वही बातें बता रही हूँ बेटा जो बातें हमने पूरे साल भर की है, ठीक है ना। एक बच्ची कह रही है ज़ारा उम्मीद में आओ मैम, अच्छा सुनो अब मेरी बात सुनो, ठीक है ना, अब मेरी बात सुनो, सारी बातें सुनो। ये जो बेटा पहली बात तो ना, डिमांड और ये सुनना सीखो ना बेटा, सुनने वाले व्यक्ति बनो, उससे ज्यादा सुधार आएगा अपने में। सुनो, सबसे पहले मैंने क्या कहा है, रिवीजन। क्या मैंने पूरे साल भर तुम्हें नहीं कहा है कि रिवीजन करो रिवीजन करो? आज मैंने लक्ष्य के बच्चों के लिए भी एक सेशन रखा हुआ है बेटा। रिवीजन तो सबसे इंपॉर्टेंट और एक ऐसी बेटा, मतलब एक ऐसी पावर है जो तुम्हारे सिलेक्शन को गारंटी करती है। रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट रिवीजन होता है। आपके पास 1.5 महीने का टाइम बचा है, अब इसको कौन कैसे यूटिलाइज करेगा ये चीज तो मैं आपको बताऊंगी। आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने जेन्युइनली अच्छे नोट्स बनाए हैं, बनाते हैं बच्चे, ऐसी बात नहीं है बेटा। सिलेक्ट होते हैं ना जब बच्चे, तो बच्चे लिटरली अपने नोट्स लेके आए थे। मेरे लक्ष्य के बच्चे, तुम भी अभी लक्ष्य में आगे जाओगे, तो लक्ष्य के बच्चे सच में नोट्स लेके आते हैं, यकीन के बच्चे नोट्स लेके आते हैं कि मैम नोट्स बनाए। बहुत सारे बच्चों ने नोट्स बनाए होंगे, आप नोट्स से रिवाइज कीजिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी,
नोट्स से रिवाइज कीजिए, अगर आपके पास नोट्स नहीं है एनसीईआरटी से रिवाइज कीजिए। वैसे तो बेटा देखो नोट्स की इंपॉर्टेंस होती है, नोट्स आपकी, एनसीईआरटी तो बेटा सीधी सीधी बातें लिख देती है ना, उसका जो अर्थ है, उसका जो मतलब है वो आपके नोट्स में आपको मिलता है, वो आपको लेक्चर्स में मिलता है जब आपको टीचर्स एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। तो आपके पास नोट्स होने चाहिए थे, या तो आप बेटा आपके पास पीडीएफ है। अब बेटा नोट्स बार बार ना छापने का भी तो टाइम नहीं होता कि आप लिखते ही रहो, अभी लिखने वाला टाइम थोड़ी है कि आप लिख लिख के पूरा, ये तो पूरे साल भर करना चाहिए था, ठीक है ना। अब आपके पास अगर सोल्यूशन नहीं है तो आप बेटा या तो पीडीएफ से करो, कि आपके पास पीडीएफ भी अवेलेबल होगी, जो भी चैप्टर रिवाइज कर रहे हो तो आप नोट्स से प्लस एनसीईआरटी से रिवाइज करो। और ऑफ कोर्स आपके पास बेटा हर सब्जेक्ट के लिए मेडिजी है, वो भी नोट्स ही है, अगर आपके पास वो है तो आप उससे रिवाइज करो, बट आप रिवाइज करो। आपके बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होंगे क्लास 11th के जो आपके वीक होंगे, और आप लोगों ने कई सारे ऐसे टॉपिक होंगे जो छोड़ दिए होंगे बेटा। आप सबको पता होगा अपने अपने बारे में, बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स होंगे जो छोड़ दिए होंगे, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होंगे जो छोड़ दिए होंगे। आई एम टेलिंग यू, ये सारे टफ टॉपिक्स को प्लीज 12th क्लास में जाने से पहले प्रिपेयर करके जाना। क्यों बेटा? क्योंकि 12वीं में ऑलरेडी टाइम कम है, 12वीं में 12वीं का भी पढ़ना है, बोर्ड्स का भी तुम्हें लगता है अलग से पढ़ना है, 11th भी तुम्हें रिवाइज करना है, फिर तुम्हें 12th को वापस से रिवाइज करना है। तुम ऑलरेडी सुन के समझ पा रहे हो ना बेटा कि टाइम कम है। टफ नहीं होता क्योंकि 12वीं पहले खत्म हो जाती है, सिलेबस आपका बहुत पहले खत्म हो जाता है बेटा, एटलीस्ट बायोलॉजी का तो बहुत पहले खत्म हो जाता है। लेकिन मैं इसलिए कह रही हूं कि अगर कोई चैप्टर, कोई टॉपिक तुम्हारा तुमने छोड़ दिया है ना कंप्लीटली, तुम्हें टफ लग रहा था बट इंपॉर्टेंट है वो नीट के लिए, प्लीज उसको छोड़ के मत जाओ, अभी टाइम है तुम्हारे पास, प्लीज उसको पढ़ के जाओ बेटा, प्लीज उसको देख के जाओ, प्लीज उसको पढ़ के जाओ 12वीं क्लास में, ताकि ना जब तुम 12th में आओ ना तो ऐसा कोई भी टॉपिक ना रहे जो तुमने छोड़ा हुआ है। ठीक है, तुम्हें 2-3 बार रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी बट इट्स ओके, बट छोड़ के मत जाना। तुम पता है क्या बेटा, हमें बैक ऑफ द माइंड में तो अपनी रियलिटी पता होती है ना। मैं तुम्हें बताऊं, जैसे कि ना, अगर मतलब पता नहीं ये रेलेवेंट एग्जांपल है या नहीं, जैसे कि ना मैं ना अपने घर में ना, अगर घर ना बाहर बाहर से साफ है, अलमारी के अंदर अगर ना बेटा कपड़े गंदे पड़े हैं, गंदे मतलब फोल्ड नहीं है, रैंडमली पड़े हैं, या मेरा मतलब जहां मेरे स्किन केयर या मेकअप का प्रोडक्ट रहता है वो अनऑर्गेनाइज है ना, तो अंदर है वो, पर मेरे बैक ऑफ द माइंड में मुझे पता होता है कि यार ये ना सही नहीं है, या मेरे किचन के अंदर के ड्रॉर्स अगर क्लीन नहीं होते ना, तो मेरे को मन में ना फिर पता होता है कि वो मुझे सेट करना है, वो मुझे सेट करना है, तो मैं प्रेजेंट वाला काम नहीं कर पाती, मैं नहीं कर पाती। मेरे दिमाग में ना मुझे ऐसा लग रहा होता है कि पहले मैं उसे ऑर्गेनाइज कर देती हूँ और फिर मैं मतलब आगे का काम करूंगी, तो मैं कर नहीं पाती क्योंकि मुझे रियलिटी पता है ना। तो अगर तुम्हें रियलिटी पता है कि तुम्हारे बहुत सारे टॉपिक्स अनप्रिपेयर्ड हैं, तुमने छोड़े हुए हैं, तो तुम ना 12th में पूरा टेंस्ड रहोगे कि मेरे ना ये चैप्टर्स प्रिपेयर्ड नहीं है यार, 11th वाले मेरे तो ये टॉपिक्स प्रिपेयर्ड नहीं है यार। बैक ऑफ द माइंड वो तुम्हें पेन पॉइंट देता रहेगा थ्रू आउट द सेशन, और तुम अपने प्रेजेंट सेशन पे फोकस नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो उस पे अच्छे से फोकस कर पाओ, इसीलिए मैं कह रही हूं अभी तुम्हारे पास बेटा, मैंने पूरे 11th में तुम्हें क्या कहा था बेटा, जब जागो तब सवेरा, है ना। रोने से अच्छा है कि पढ़ लो भाई, रोते ही रहते हैं आधे बच्चे, डिसीजन नहीं बना पाते, गिल्ट, कल मैंने इंस्टाग्राम पे एक रील डाली थी, है ना, गिल्ट ही करते रहते हैं। आपके पास चॉइस है बेटा कि अभी भी दिन है, 45 दिन है बेटा, 45 डेज एटलीस्ट आई एम सेइंग, प्लस 1 वीक और कर सकते हो कि तुम अपने ये सारे बैकलॉग वाले या वीक टॉपिक्स को प्रिपेयर करके जाओ। मेरी बात समझ रहे हो? मैंने आगे लिखा भी हुआ है, क्लास 12th इज लिटरली द गेम चेंजर, इट इज द गोल्डन टाइम। आधे बच्चे अपने दिमाग में लेके चलते मैं तो ड्रॉप कर लूंगा, जिसकी ये सोच रहती है ना बेटा कि मैं तो यकीन में आ जाऊंगा, मैं तो ड्रॉप कर लूंगा, वो फिर ड्रॉप ही करता है। अगर तुम्हारे सोच में ये है तो तुम्हें फिर तुमको वहां से कोई बाहर नहीं लेके जा सकता। लेकिन इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता कि तुम करंट ईयर में सिलेक्ट हो जाओ। आप 11th 12th पढ़ के फिर आप सिलेक्ट नहीं हो रहे हो तो आपने बहुत सारी मिस्टेक्स की हैं बेटा, और अभी भी टाइम है, आप 12वीं में आए नहीं हो, ठीक है ना। करंट ईयर में सिलेक्ट हो सकते हो बेटा। माइंडसेट ही अगर बेटा तुम्हारा वो है ना नेगेटिव वाला, तो तुम्हारा जो तुमने सोचा है ना बेटा, हम बोलते हैं ना जो तुम सोच रहे हो वैसा बनते जाओगे, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा बनते जाओगे। ड्रॉप ले लूंगा तो ड्रॉप ही लोगे, फिर आपको उस कैटेगरी में नहीं जाना है बेटा। अभी मैं नहीं कह रही हूँ कि ड्रॉप करने वाले बच्चे बहुत ही नालायक होते हैं, नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, बट तुम उस डायरेक्शन में क्यों सोच रहे हो जब तुम्हारे पास अभी टाइम है, अभी तुम्हारे पास टाइम है, ठीक है ना।
12वीं में लेस टाइम होता है, ज्यादा सिलेबस होता है, क्योंकि तुम्हें बेटा बोर्ड्स के लिए भी पढ़ना है, तुम्हें बेटा क्लास 12th में अपना करंट टॉपिक भी पढ़ना होता है, तुम्हें क्लास 11th को भी रिवाइज करना होता है, लास्ट में तुम्हें बेटा फुल सिलेबस भी रिवाइज करना होता है। तो तुम समझ पा रहे हो कि मैम समय कम है, कंटेंट बहुत ज्यादा है ना। यानी कि मैम ये जो मेरे कुछ दिन बच रहे हैं ना, इन कुछ दिनों को अगर मैंने बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया, एंड ट्रस्ट मी सपोलो, मेरी एक बात तुम याद रखना, तुम मुझसे मिलोगे तो ये बात कहोगे। मुझे नहीं पता कि तुम में से सारे बच्चे ये बात को मानने वाले हैं कि नहीं। मेरा स्पेशली मकसद ये था कि अगर तुम बेटा लेजी हो गए हो ना, और टायर्ड हो गए हो, और डिमोटिवेटेड हो गए हो, तो अगर मैं तुम में से ना 10% बच्चों को भी ना मोटिवेट कर सकूं, या 10% बच्चों को भी रियलाइज करा सकूं कि बेटा ये 45 डेज भी तुम्हारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। क्योंकि ना अगर तुम 12वीं में आके, जैसे अभी लक्ष्यंस के बच्चों को ना अगर तुम बोलो, उनको लगता है कि काश मुझे 1 महीना और मिल जाता, काश मुझे 1 महीना और मिल जाता तो मैं और अच्छे से रिवाइज कर लेता, काश मुझे 1 महीना और मिल जाता। उनके पास भी ये टाइम था अभी वाला जो उन्होंने वेस्ट कर दिया। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि अगर मैंने बच्चों को थोड़ा सा रियलाइज करवा दिया ना कि 45 दिन तो है अभी तुम्हारे पास, कुछ तो पढ़ सकते हो ना यार, कुछ नहीं तुम बहुत कुछ पढ़ सकते हो, क्योंकि अभी तुम्हारे सर के ऊपर प्रेशर नहीं है बहुत ज्यादा, नीट वाला प्रेशर अभी नहीं है तुम्हारे पास। 12वीं में इस टाइम तक आते आते बहुत प्रेशर होगा। नेचुरल सी बात है कि हम किसी चीज की तैयारी करते हैं तो हम पे प्रेशर होता है बेटा, जब वो एग्जाम बिल्कुल पास आ जाता है। अभी तुम्हारे पास प्रेशर नहीं है, प्रेशर नहीं है ना, तो अच्छे माइंडसेट के साथ में पढ़ सकते हो और बहुत अच्छी पढ़ाई कर सकते हो। हाँ या ना बच्चा बाड़ी, बताओ मुझे, यस और नो। ठीक है ना, याद रखना बेटा। दूसरी बात, मैंने ना एक चीज लिखी है, अवॉइड टेस्ट तो मैं आऊंगी क्योंकि ये भी तुम्हारी मिस्टेक थी। मैंने लिखा है अवॉइड कॉमन मिस्टेक्स जो तुमने क्लास 11th में की है। अब बेटा लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं, तो लाखों बच्चों की अपनी अपनी इंडिविजुअल मिस्टेक्स तो आपको पता होगी, बट इन जनरल जो एज अ टीचर एज अ स्टूडेंट जब मैं थी तो हमने जो मिस्टेक्स की, वो मिस्टेक्स मैं तुम्हें जनरलाइज वे में बता रही हूँ। बाकी तो तुम्हें अपनी गलतियां पता होगी जो तुमने क्लास 11वीं में की है, जो तुम्हें रिपीट नहीं करना है। गलतियां करना इज फाइन, गलतियों से ना सीखना इज नॉट फाइन बेटा। ठीक है ना, कि वही सेम गलतियां 12वीं में करो और फिर उसके लिए तुम रो, उसके लिए फिर तुम बेटा परेशान होते रहो, तो फिर फायदा क्या है बेटा। अगर तुम गलतियां भी करते हो, गलतियों से सीखते भी नहीं हो, वही गलतियां रिपीट कर रहे हो, वही चीजें कर रहे हो, फिर तो देयर इज नो एंड टू इट ना बेटा। एंड तो करना है ना। मैंने लिखा है कि कॉमन मिस्टेक्स होती है, जैसे मैंने बोला पहले दिन तो इतना जोश था, ऐसे पढ़ूंगा वैसे पढ़ूंगा, 24 में से 25 घंटे पढ़ लूंगा, ऐसे। दिस इज अनरियलिस्टिक। अनरियलिस्टिक चीजें बनाओगे तो ना उसे फॉलो कर पाओगे। आपको पता है बेटा, कोशिश पता है क्या करनी चाहिए कि ग्राफ ना धीरे धीरे करके ऐसे ही जाए, ऐसे जाए, भले बहुत ज्यादा ऐसे ना जाए पर ऊपर ही जाए, नीचे ना जाए। ठीक है ना। अब आप शुरुआत करोगे यहां से और ग्राफ ऐसे जा रहा है, इसका कोई फायदा नहीं है ना बेटा। आप स्लो स्टार्ट कर सकते हो बट बी कंसिस्टेंट। आप स्लो स्टार्ट कर सकते हो बट बी कंसिस्टेंट। आप समझ रहे हो मेरी बात। आप 12 घंटे पढ़ोगे, एक लगातार मैं 14 घंटे पढ़ूंगा, पता भी नहीं है कि 10 घंटे तक तुम्हारा जो दिमाग है फोकस कर पा रहा था या फोकस नहीं कर पा रहा था। या मैं सिर्फ किताब दिखाने के लिए बैठी हुई थी कि खुद को अच्छा फील कराऊंगी कि मैं 10 घंटे बैठी रही। वो भी वैसे देखो यार, अगर किसी को लगातार बैठने की आदत नहीं है तो एक बार के लिए तो वो भी सही है कि एटलीस्ट बैठने की तो आदत लगी, लगातार बैठने की तो आदत लगी। बट अगर आप कॉन्स्टेंटली सिर्फ 10 घंटे बैठे हुए हो, 14 घंटे बैठे हुए हो और प्रोडक्टिव कुछ नहीं है, उसमें क्वालिटी कुछ नहीं है, तो फिर ऐसे 10 घंटे बैठने का कोई फायदा नहीं है। आप 6 से 8 घंटे पढ़ो, बट वो 6 से 8 घंटे इतने इफेक्टिव होने चाहिए बेटा, इतने इफेक्टिव होने चाहिए कि तुम्हें ये चीज का स्ट्रेस कभी ना हो कि मैंने 14 घंटे नहीं पढ़ा। बिकॉज डजंट मैटर, व्हाट मैटर्स इज कि तुमने जितने घंटे पढ़ा उसमें तुमने कितनी अच्छी तरीके से पढ़ाई की। अगर तुमने क्लास 11वीं में ऐसी गलतियां करी है तो 12वीं में ऐसा मत करना। आप स्लो स्टार्ट, मैं पता नहीं क्या इसमें लड़खड़ा रही हूँ, स्लो स्टार्ट कर सकते हो बट यू हैव टू बी कंसिस्टेंट बेटा। कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन ये कोई नई बात नहीं है बेटा, ये बहुत सालों से चली आ रही है ये बात, ये आपको फॉलो करना है। अनरियलिस्टिक प्लान्स मत बनाइए। मैंने कहा था वीकली टारगेट्स बनाया कीजिए। वीकली टारगेट पता नहीं तुम में से कितने लोगों ने बनाया नहीं बनाया, हाँ हाँ करते रहते हो, बोलते रहते हो प्लान दे दो प्लान दे दो, फॉलो कुछ नहीं करते। वीकली प्लान बनाते हो ना बेटा, डेली टारगेट्स बनाते हो ना बेटा, और धीरे छोटे छोटे टारगेट्स, आपको उससे बहुत मोटिवेशन आएगी बेटा, बहुत मोटिवेशन आएगी। मेरे जीवन में मैं ऐसी चीजें करती हूँ बेटा। अगर मैंने कोई चीज प्लान की है ना बेटा, मैंने लिखी है कहीं पे कि मुझे ये करना है, हो सकता है
उस मोमेंट के लिए मुझे कई बार डिमोटिवेशन भी आती है कि यार कल कर लूंगी, परसों कर लूंगी, यार अभी रहने देती हूँ। बट पता है बेटा, अगर मैंने उस थॉट को ओवर पावर नहीं होने दिया और मैंने वो चीज उस वक्त कर ली ना, तो मैं बता नहीं सकती कि मुझे इतनी खुशी होती है। और मुझे रियलाइज होता है कि इसको करने से मुझे अपने आप पे कितना प्राउड हुआ, और अगर मैं ये नहीं करती तो कितनी मैं एक, मतलब इट वुड हैव बीन ए वेस्ट ऑफ टाइम। मुझे ये रियलाइज होता है कि अच्छा हुआ मैंने वो चीज कर ली जो जिस वक्त मैंने वो चीज को सोचा था। समझ रहे हो? ये चीज करना बेटा आप। और आपको बताऊं, वो कोई भी चीज जो आपको उस वक्त के लिए सोच में आपको पेन दे रही है ना, वो बाद में आपको बहुत अच्छा फील कराएगी, बहुत अच्छा फील कराएगी। जो उस वक्त के लिए आपको लग रहा होता है ना कि मौत आ रही है, अगर आपने उस चीज को पार कर लिया ना, तो आपको सच में अपने ऊपर बहुत प्राउड फील होगा और आपको बहुत हैप्पी फीलिंग आएगी। तो अनरियलिस्टिक टारगेट मत बनाओ। कई बच्चे क्या करते हैं, मैं सिर्फ थ्योरी पढ़ लेता हूँ ना, थ्योरी पढ़ लेता हूँ मैम, थ्योरी पढ़ लेता हूँ, कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करता। हमने इस साल बेटा कैटलिस्ट, तपस्या, बहुत सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस की है। आप आगे की क्लासेस में भी कहीं से भी पढ़ो, कोई भी पढ़ाए, लेकिन आप सिर्फ थ्योरी पे फोकस मत करना। टेस्ट, टेस्ट तो तुम्हारे क्लास का अगर मैं देख लेती ना कि कितने बच्चे टेस्ट देते हैं, तो तुम खुद हैरान हो जाते कि क्या बात है। आप टेस्ट नहीं देते, क्यों नहीं देते टेस्ट बेटा? गंदे नंबर आ जाएंगे तो तुम्हारी असलियत खुल जाएगी। असलियत तो वैसे भी बेटा आ जाएगी तुम्हारी, जब तुम्हारा नीट का एग्जाम होगा, असलियत तो वैसे भी लोगों को पता चल जाएगी कि तुमने साल भर क्या पढ़ाई की थी। तो तुम पूरे साल भर जो तुम्हारे लिए टेस्ट होते हैं, ऑल्टरनेट वीक्स जो तुम्हारे लिए टेस्ट होते हैं, जो तुम्हारे मॉक टेस्ट होते हैं, जो तुम्हारी डीपीपी होते हैं, क्यों नहीं देते हो? हाँ, किसके सामने तुम्हारी बेटा इज्जत कम हो जाएगी अगर तुमने, बेटा ये बहुत बड़ी गलती होती है। थ्योरी पढ़ना और टेस्ट देना दोनों अलग चीजें हैं। कई बार आपको लग रहा होता है कि आपकी थ्योरी वेल प्रिपेयर्ड है, आपको लग रहा होता है ये टॉपिक आपका वेल प्रिपेयर्ड है, बट द मोमेंट यू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस, मोस्टली यू आर डूइंग रॉन्ग। और आपको रियलाइज ही नहीं होगा, आप डायरेक्ट एग्जाम में गलत करके आओगे, उससे बेटर है ना टेस्ट देके पता तो करो इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस बनते हैं और मेरे कौन से टॉपिक से बेटा क्या गलतियां होती है। ये तो टेस्ट से ही रियलाइज हो सकता है। मैं सिर्फ थ्योरी पढ़ती जा रही हूँ, कोई क्वेश्चन, फिजिक्स केमिस्ट्री जैसे में तो बेटा आपको बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। बायोलॉजी में तो आप चलो क्लास में क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, पीवाईक्यूज करते हो, पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, एज इट इज रिपीट हो जाते हैं। इस साल का पेपर आएगा, हम देखेंगे भी, एज इट इज रिपीट हो जाते हैं। और मैंने तो तुम्हें पूरे सेशन में बेटा क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई है, पीवाईक्यूज कराई है। बार बार उन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, बट बिना टेस्ट दिए, बिना मॉक टेस्ट दिए आपकी एनालिसिस हो ही नहीं सकती। प्लीज इस गलती को रिपीट मत करना। अगर आप बेटा सिंसियर नहीं थे क्लास 11वीं में, बाद में पढ़ूंगा, बाद में तो बेटा कुछ नहीं होता है, आपको भी पता है बाद में कुछ नहीं होता है। आज का सेशन हो जाएगा, कुछ लोग कहेंगे कि अब बाद में स्टार्ट करता हूं, बहुत पंप हो गए, मोटिवेट हो गए और बाद में करूंगा। बाद में कभी भी नहीं होता, सिंपल सी बात है। बाद में सिर्फ पैनिक करोगे, बाद में सिर्फ परेशान होगे, बाद में सिर्फ स्ट्रेस होगा, बाद में सिर्फ गिल्ट होगा, यही सारी चीजें बाद में होती है बेटा। और आप वेट करते हैं कि कब मेरे को वन शॉट कोई सीरीज चल जाए, कब मेरा वन शॉट कुछ आ जाए, कब कुछ ऐसा सीरीज आ जाए कि मैं रिवाइज कर लूं। और जब एक्चुअल में चल रहा होता है क्लास में, जब तुम्हारे पास टाइम था कि उस वन शॉट में लगातार 6 घंटे पढ़ने की जगह मैं रेगुलर क्लास में 2-2 घंटे करके 10 लेक्चर्स में पढ़ सकता था, उस समय तुमने कहा था मैं बाद में कर लेता हूं। ठीक है ना? ये सारे फिर आप वेट कर रहे होते हो कि कुछ वन शॉट आ जाए, मैं उससे रिवाइज कर लूंगा। लेकिन इससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता था कि तुम क्लास में थे, तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी थी कि तुम आराम आराम से 1 घंटे 45 मिनट के लेक्चर्स अटेंड करो, उसी दिन क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करो कुछ। उस टाइम को तुमने यूटिलाइज नहीं किया, तो बाद में कुछ नहीं होता है बेटा। अभी करना है जो करना है, ये 45 दिन है, इसी में करना है जो करना है, जो बचा हुआ है। मैं नहीं कह रही हूं कि आप कह रहे हो कि मैम मैंने तो 0 पढ़ा है, फिर तो बेटा तुमने 0 पढ़ा है तो तुम बहुत बहुत बड़े नालायक थे कि तुमने 0 पढ़ा है, अगर तुमने 0 पढ़ा है क्लास 11वीं में। ठीक है ना? अगर तुमने बेटा मान लो कि यार 20-30% पढ़ा है, 70% बचा है ना, 70 में से बेटा 30% तो और कंप्लीट कर सकती है, 40% तो कर सकते हो ना इस 45 दिन में, जब क्लासेस नहीं है तुम्हारी, तो 45 दिन में 40% तो कवर कर सकते हो ना। 12वीं में घुसो तो अगर 20-30% ही 11वीं का बचा है वो बेटर होगा, या 70% बचा हुआ है वो ठीक होगा? खुद सोच के देखो किस में ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे। 11वीं का जितना टॉपिक अच्छे से कंप्लीट करके जाओगे, 12वीं में बेटा उतना कॉन्फिडेंट फील करोगे। मैं बार बार ये कह रही हूँ बेटा, आई हैव कम हियर स्पेशली टू टेल यू गाइज टू यूटिलाइज दिस 45 दिन। बेटा आपको पता है बेटा, ये आपके लिए भी बेनिफिशियल है और एज अ टीचर हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। जब बच्चा 12वीं में आता है ना, तो इतना, वो बच्चा ना जिसने इतनी एटलीस्ट 70-80% सिलेबस कंप्लीट करके आया ना, मिनिमम एटलीस्ट इतना भी करके आ गया है ना,
तो वो खुद ही कॉन्फिडेंट होता है, वो पूरे साल भर बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई करता है, वो टीचर्स को भी परेशान नहीं करता है कि बैकलॉग हो गया, ये हो गया। उसको भी पता है कि 12th खत्म होगी तो मैम 11th का रिवीजन कराएंगे, या सर 11th का रिवीजन कराएंगे तो हो जाएगा, इतना पैनिक करने की कोई बात नहीं है। और जो बच्चा करके नहीं आता ना, थ्रू आउट बेटा टीचर्स को भी परेशान करता है, हमारा बैकलॉग है, हमें ये नहीं आता, हमें वो नहीं आता, कनेक्टेड टॉपिक्स है, कैसे पढ़े। कनेक्टेड टॉपिक्स होते हैं बेटा, कनेक्टेड टॉपिक्स होते हैं। अब आप जूलॉजी में पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन अगर फर्स्ट चैप्टर, तो उसमें बेटा हार्मोन्स का बहुत सारा यूज होगा, केमिकल कोऑर्डिनेशन का यूज होगा, नर्वस सिस्टम न्यूरल वाले चैप्टर में जो नर्वस सिस्टम की टॉपिक्स पढ़े वो यूज होगा। तो कुछ कुछ जगह कनेक्टेड है, टीचर बताता है उस वक्त में, बट अगर आपने पहले से पढ़ा हुआ है तो यू ऑलरेडी नो इट, वो तुम्हारे लिए एक रिवीजन हो जाती है। समझ में आ गई बात? ओके, हेल्थ। वाई आई ऑलवेज से हेल्थ इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि ना आप सबको पता है, हमें भी पता, मुझे भी पता है, जॉब में भी कई बार ऐसा होता है बेटा कि ना हेल्थ को इंपॉर्टेंस नहीं देते और काम को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस कई बार दे देते हैं। लेकिन आप रियलाइज करो एक चीज, जिस दिन हेल्थ खराब होती है ना बेटा, चलो छोटी मोटी सर्दी जुकाम बुखार तो चलो ठीक है, लेकिन अगर आप बहुत सीरियस बीमार पड़ जाते हो ना, उस वक्त में पता है वो आदमी क्या सोचता है जो बीमार पड़ा है, तब उसके लिए बाकी कोई भी चीज इंपॉर्टेंट नहीं होती जो अब तक तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट थी। नहीं यार ये मीटिंग इंपॉर्टेंट थी यार, ये क्लास इंपॉर्टेंट थी यार, कर लेता हूँ, है ना। जिस दिन हेल्थ खराब होती है ना तो ये सारी सेकेंडरी हो जाती है, फिर तुम उसके बारे में नहीं सोचते हो, मानते हो कि नहीं बेटा। उस वक्त में तुम भगवान से एक ही चीज बोल रहे हो, तो प्लीज मेरी हेल्थ ठीक कर दो भगवान जी, प्लीज मेरी हेल्थ ठीक कर दो। हेल्थ इज वेल्थ, रियलिटी है। तब वो सारी मीटिंग्स, वो सारी लेक्चर्स, वो सारी बेटा चीजें अनइम्पॉर्टेंट हो जाती है। द मोमेंट योर हेल्थ इज अफेक्टेड, दैट बिकम्स योर मेन प्रायोरिटी। तब सोचते हो हेल्थ ठीक हो जाए भगवान, हेल्थ ठीक हो जाए, क्योंकि कुछ भी नहीं कर पा रहे होते हो। तुम एक छोटी सी वॉक भी नहीं कर पाओगे, खाना भी ढंग से नहीं खा पाओगे, सो नहीं पाओगे, लेट नहीं पाओगे, सारी चीजें तो इंपैक्ट हो गई। हेल्थ ठीक रहती तो 5 दिन हो सकता है ब्रेक होता, हेल्थ खराब कर ली और 20 दिन का ब्रेक लग गया। होता है कि नहीं बेटा? सच्चाई है ना। तो तुम हेल्थ पे कॉम्प्रोमाइज मत करना बेटा, प्लीज। अपने आप को ना मेंटली फिजिकली टॉर्चर नहीं करना है। ये जो मैंने बोला ना कि अनरियलिस्टिक प्लान्स, कोई 17 घंटे पढ़ रहा है तो मैं भी उससे कॉम्पीट करता हूँ, है ना, ऐसा नहीं करना। ना मेंटली स्ट्रेस लेना है, ना फिजिकली ड्रेन आउट होना है। कभी लगता है कि थोड़ा ब्रेक की जरूरत है, ब्रेक लो। इतना भी कम टाइम नहीं है 12th में कि सोने को नहीं होगा, सांस लेने को नहीं होगा, सब कुछ होता है बेटा। आप ही के क्लास के पढ़े हुए बच्चे, आपने कई सारे भैया दीदी लोगों का बेटा देखा होगा जो सिलेक्ट होके गए हैं मेरे ही बैच से, हमारे ही बैच से पढ़े हुए। सब कुछ का टाइम होता है, लेकिन अगर आप स्टार्टिंग से ही डिसिप्लिन वे में चलें, आपको सितंबर में जाके रियलाइज होगा तो फिर वही पैनिक करोगे। आप स्टार्टिंग अप्रैल से ही बेटा शुरुआत से आप फरवरी से ही यहीं से शुरुआत करोगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा। हर चीज का टाइम मिलेगा आपको। आपका 12th इतने स्मूथली निकलेगा कि मैं आपको बता नहीं सकती, अगर आप स्टार्टिंग से कंसिस्टेंट रहे। ठीक है ना। तो हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ। सबकी जर्नी अलग अलग होती है बेटा, डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ विद एनीबडी एल्स। आपकी जर्नी किसी और की जर्नी अलग होगी। हो सकता लक्ष्य में बेटा कई सारे ऐसे बच्चे भी आते हैं जो ना हो सकता है कि 11th अर्जुना हमसे पढ़े भी ना हो, है ना, तो उनकी जर्नी अलग होती है। आप में से कई सारे बच्चे वेल प्रिपेयर्ड होके आते हैं, कोई 50% प्रिपरेशन के साथ आता है, कोई 70, सबकी जर्नी अलग होती है। आप अपनी जर्नी पे फोकस कीजिए और अपनी जर्नी को बेटा इंप्रूव करने की कोशिश कीजिए। सो डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ विद एनीबडी एल्स। एक चीज और बताती हूँ, क्योंकि पेरेंट्स बहुत ज्यादा ना, पेरेंट्स का भी प्रेशर होता ही है, नो डाउट। पेरेंट्स कई बार मतलब सच बताऊं तो उनका परेशान होना रियलिस्टिक होता है, क्योंकि उनको दिख रहा होता है कि मेरा बच्चा पढ़ ही नहीं रहा है। अब तुम पेरेंट्स को बेटा ऐसा स्कोप दे रहे हो कि वो तुम्हें डांट लगाएं, तो तुम्हें डांट खानी पड़ेगी बेटा। पेरेंट्स को ऐसा मौका ही मत दो। 11वीं का भी जो तुम्हारा बेटा एग्जाम होगा उसमें थोड़ा अच्छा परफॉर्म करो, ताकि उनको भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आए। तुम इतने गंदे नंबर लेके आओगे तो बेटा पेरेंट्स को कहां से तुम्हारे ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा कि तुम अच्छा पढ़ रहे थे, ये बताओ। कुछ तो तुम्हें बताना पड़ेगा ना कि तुमने पढ़ाई की है। तुम 30% नंबर लेके आओगे, फिर कहोगे कि मम्मी क्यों डांट रही है मेरे को, पापा क्यों मेरे को सुना रहे हैं इतना, तो सुनाएंगे ही बेटा, फिर तो सुनाएंगे ही। या तो तुम झूठ बोल रहे हो कि नहीं नहीं मैं पढ़ रहा हूं। ठीक है ना, आप मेरी बात समझ रहे हो। तो कुछ मम्मी पापा को भी बेटा प्रूव करने के लिए 11वीं जो एग्जाम दे रहे हो, थोड़ा सा अच्छा एग्जाम दो। आज मैम तुम्हारा सेशन ले रही है, मैम तुम्हें कह रही है कि 45 दिन अच्छे से पढ़ो, तो पापा को मम्मी को लगना चाहिए बच्चे को अचानक से क्या हो गया यार, इतनी बढ़िया तरीके से रिवीजन किया। बेटा मैं सही बता रही हूँ, 45 दिन बाद अगर अपन मिले, ठीक है ना, जैसा भी हो, ठीक है ना, ये मेरे को नहीं पता कि बेटा आगे तो जो भी बेटा, हम अलग सर और हमारी टीम जो डिसाइड करती है सबसे बेस्ट डिसाइड करती है, आपको तो ये पता ही है।
जो भी हो, मुद्दा ये नहीं होना चाहिए 12वीं में क्या और कौन पढ़ाएगा, मुद्दा ये होना चाहिए आप जब 12वीं में पहुंचो बेटा, आप इतने वेल प्रिपेयर्ड। बेटा पूरे सेशन मैंने बहुत एफर्ट्स किए आपके साथ, बहुत एफर्ट्स किए आपके साथ, आपको एकदम मतलब ऐसे ऐसे बच्चे भी आए थे जिनको कुछ नहीं आ रहा था 11वीं में। प्लीज उस मेहनत को बेटा, हमारी मेहनत को भी वेस्ट मत होने दो। आप इतने अच्छे से बेटा वेल प्रिपेयर्ड होके जाओ ना 12th क्लास में कि आपको पढ़ने में मजा आ जाए, लिटरली आपको मजा आ जाए, ठीक है ना। तो क्या करना है आपको बेटा, वीक टॉपिक्स लिख लीजिए, या जो चैप्टर्स आपने प्रिपेयर नहीं किए बेटा वो लिख लीजिए, और बेटा उसको रिवाइज करना चालू कीजिए, ठीक है। ये तो मैंने आप लोगों को थोड़ा सा सीरियस वे में आप लोगों को बता दिया है, और मैं तो हूं ही बेटा, है ना, आई एम तो हियर फॉर यू, ठीक है। और बाकी और कुछ बताओ, पढ़ाई करोगे अच्छी तरीके से, 12वीं में आओगे तो बेटा ये तो नहीं बोलोगे अरे मैम 11th बर्बाद, पहला लेक्चर ले रहे हैं आप लोगों का और आप कह रहे हैं कि मैम हमारी तो बर्बाद हो गई है 11th, ये तो नहीं करोगे ना बेटा, नहीं करोगे ना। रिवीजन टिप्स निखिल बेटा यही है रिवीजन टिप्स की, रिवीजन करो, करो मेरा पहला तो पहली बात तो बाद में करने की जगह अभी करो, और आप लिखो फिजिक्स में क्या छूटा हुआ है, केमिस्ट्री में क्या छूटा हुआ है। सबसे पहले बेटा जो बिल्कुल तुमने प्रिपेयर नहीं किया ना टॉपिक, और वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, वो सबसे पहले कवर करो। कोई भी ऐसा टॉपिक 11वीं में लेके मत चलो, 12वीं में मत जाओ जो तुम्हें लगता है बेटा कि तुमने जीरो पढ़ा है, ऐसे किसी भी मतलब इस तरीके से आप 12वीं में एंटर मत करो, ठीक है ना। प्रॉमिस मैम। बेटा प्राउड फील कराना है आपको, ठीक है ना, आपको मुझे प्राउड फील कराना है, और आप कैसे प्राउड फील करा पाओगे बेटा, मैं तो ये कहती हूँ ना बेटा, ठीक है हम सबकी जर्नी अलग होती है, डेस्टिनेशंस अलग होती है, सबकी शुरुआत अलग होती है, कंडीशंस अलग होती है, हर किसी को वो चीज नहीं मिलती, ठीक है ना। मैंने कहीं पे ये चीज पढ़ी थी कि यार कई बार लाइफ में ऐसा होता है ना कि जो आप चाहो वो आपको नहीं मिलता, कई बार ऐसा हो सकता है कि जो आपने चाहा आपको नहीं मिला। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप मेहनत करना छोड़ दो, मेहनत करना आदमी को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, हो सकता है आपको उससे कुछ बेटर मिले बेटा, है ना। एंड यू शुड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ यार, आपको अपने पे प्राउड फील होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा थोड़ी है कि यार मेरा कोई बच्चा अगर डॉक्टर नहीं बना तो मैं दूसरे बच्चे को कम कम इंपॉर्टेंस दूंगी, या उस पर कम प्राउड फील करूंगी, या उसको मैं डिस्कार्ड कर दूंगी, बिल्कुल भी नहीं बेटा। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो वो ना करके भी ना बेटा बहुत बेटर कर रहे हैं यार लाइफ में, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके सामने बेटा जो शायद अपने एकेडमिक्स वाइज इतने एक्सीलेंट नहीं रहे होंगे बट वो जीवन में बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये आपके सामने बहुत एग्जाम्पल्स है। कोई एक एग्जाम, कोई एक भी चीज, कोई चीज ये ऐसे डिसाइड नहीं करती है। कहने का मतलब ये है कि मेहनत इंसान को करना नहीं छोड़ना चाहिए, मेहनत करते रहोगे तो इवेंचुअली तो पहुंच ही जाओगे। और मैंने बोला ना बेटा अपने आप मतलब खुद अपने आप से शर्मिंदगी महसूस हो ऐसा काम मत करो कि खुद अपने ऊपर शर्म आए। सबको तो बेटा बेवकूफ बना सकते हो, अपने आप को थोड़ी बना सकते हो। अंदर से तो आवाज आएगी ना कि तूने पूरे साल भर नालायकी की है, तू चाहे मम्मी पापा को बोल दे कि नहीं मैंने पढ़ा था, पेपर टफ आया था, है ना, चाहे टीचर को बोल दे, बट तुझे तो पता है ना अंदर से कि तूने क्या किया है। वो फीलिंग बताने देना, रात को सोने जाओ तो कम से कम ये फील हो कि आज मैंने प्रोडक्टिव किया है जो किया है। 2026 में मैम आपके लिए नागमणि लेके आएंगे, तुम अगर नागमणि नहीं लेके आए ना मेरे लिए फिर तुम्हें मैं बताऊंगी। ये जो मेरे को बेटा तुम लोगों ने हर जगह सपोली मैम सपोला आर्मी, ठीक है ना, बना दिया है, अच्छी बात है ना। मैं अब बोलते ना, मैं अब जानी जाती हूँ अपने सपोलो के नाम से, तो मैं दुनिया में जानी जाना चाहती हूँ, जानी जाना चाहती हूँ अपने सपोलो के नाम से। तो मचाना है बेटा, ठीक है ना, लाइफ में बहुत कुछ अच्छा करोगे तुम। इतना भी लाइफ को बेटा इतना भी पैनिक मत करो, इतना भी ये बताने का ये पर्पस थोड़ी था कि तुम्हें मैं पैनिक कर दूं, तुम्हें पैनिक करवा दूं, नहीं। ये टाइम टू टाइम तुम्हें थोड़ा सा बेटा हो, तुम छोटे छोटे सपोले, तुम्हें पुश करने की जरूरत पड़ती है, सबको पड़ती है बेटा। मुझे भी लाइफ में कई बार डिमोटिवेशन आती है, मुझे भी बेटा मोटिवेशन की जरूरत होती है, कई बार मुझे भी एक पुश की जरूरत पड़ती है। दैट्स द वे लाइफ इज, है ना, सबको पुश की जरूरत पड़ती है, आपको भी पुश की जरूरत पड़ती है, और इसी रीजन से मैं आई। और आप ये ना भूलो कि मैं आपके साथ हूं बेटा, हमेशा फील करो ना जब पढ़ रहे हो कभी डिमोटिवेशन आए तो इमेजिन करो कि मैम बोल रहे थे उस दिन, मैम साथ में ही है, मैम बोल रहे थे कि नहीं करना है यार, है ना। उस एक सेकंड में वो जो थॉट आ रहा है ना उसके अपने ऊपर ओवर पावर नहीं होने देना। मैम ने कहा है कि उस एक सेकंड में ना उस थॉट को ओवर पावर मत होने दो, है ना। और द मोमेंट यू डू नॉट लेट दैट थॉट ओवर पावर यू, यू आर गोइंग टू डू मतलब
जो तुम करने वाले थे वो तुम कर जाओगे, ठीक है ना, एंड देन यू आर गोइंग टू फील गुड, ठीक है ना। इसी बात के साथ में पढ़ाई करते रहो, रिवीजन प्लानर खुद बनाना बेटा, 45 दिन को आप अपने हिसाब से अच्छे से यूटिलाइज करो बेटा। मैं सबके लिए अलग अलग रिवीजन प्लानर बेटा जरूरत भी नहीं है, मैंने क्लास 11वीं में भी तुम्हें बोला था, तो तुम अपने टॉपिक्स जानते हो कि तुम्हें कैसे कैसे किस चीज को रिवाइज करना है। आपका पर्पस सिर्फ ये होना चाहिए 45 दिन अच्छे से यूटिलाइज करके जाओ, ताकि 12वीं में मौत के साथ में बेटा एंटर ना करो। एंड ट्रस्ट मी, द 12th जर्नी इज गोइंग टू बी एक्सीलेंट बेटा, एक्सीलेंट एंड वेरी स्मूथ। बस 11वीं को तुम बेटा 80% एटलीस्ट पढ़ के आ जाओ, तो 12वीं यू आर गोइंग टू रॉक बच्चों, ठीक है ना, मैं प्रॉमिस करती हूँ ये बात, ठीक है ना। तो यस, सॉन्ग मैम, यस सॉन्ग सुनाते हैं आपको। कौन सा सॉन्ग सुनाए बेटा, कौन सा सॉन्ग? तो मोटिवेशन, वही गाना सुनाते हैं जो आपको सच में मोटिवेट करेगा, ताकि आप बेटा, ठीक है ना, अब आप पढ़ाई स्टार्ट करें। तो वही गाना जो आपको मैं सुनाया भी है मैंने, यस। कहते थे लोग जो काबिल नहीं है तू, देंगे वही सलामियां, दिल थाम के जहां देखेगा एक दिन तेरी भी कामयाबियां, करके दिखा कमाल वो, आके ज़मीं पे दे के जाए आसमां शाबाशियां, 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 शाबाशियां। सच होने की खातिर जो सपने कीमत मांगेंगे बच्चों, सच होने की खातिर जो, गाओ मेरे साथ, सपने कीमत मांगेंगे, जाग के रातें तू कीमत देना, जब नजदीक से देखें तो खुशियों के आंसू आए, तू नजरों को वो मंजर देना, कहते थे लोग जो काबिल नहीं है तू, देंगे वही सलामियां, ठीक है ना। तो इसी बात के साथ में सेशन एंड करते हैं, मिलते रहेंगे बेटा आप लोगों से 12वीं में बेटा, फुल जोश और फुल एनर्जी के साथ में आना है, ठीक है ना। यस एवरीबॉडी, और इसी बात के साथ में बेटा हम आपसे विदा लेते हैं, लेकिन बहुत जल्द मिलने का वादा करते हैं बेटा, बहुत जल्द मिलने का वादा करते हैं। और बेटा पढ़ाई आप बिल्कुल 45 दिन बेटा बिल्कुल मस्त बेटा फुल जोश के साथ में आपको सारी चीजें प्रिपेयर करनी है। मुझे कमेंट्स में आप लिखना